बीच अब मौज मस्ती की जगह नहीं रही। प्लास्टिक की बॉटल्स हर तरफ बिखरी पड़ी है। रंगीन बैग्स रेत में फंसे हुए हैं। लहरें और प्लास्टिक लेकर आती हैं। न सीशेल्स न समुद्री घास, बस हमारी फेंकी हुई चीजें। यह है अब नया हाल कई सारे समुंदर के किनारों का। मरी हुई मछलियां रेत पर बहकर आ जाती हैं। उनके पेट में कभी कभी प्लास्टिक भरा होता है। पक्षी भी प्लास्टिक के रिंग्स में उलझ जाते हैं। वो उड़ नहीं पाते, वो खा नहीं पाते। प्लास्टिक धीरे धीरे उनकी जान ले लेता है। हमारा फेंका हुआ कचरा एक हथियार बन गया है, उनकी दुनिया में एक छुपा हुआ कातिल। हमें इस प्रॉब्लम को समझना ही होगा, तभी हम इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। हर साल हम प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। सोचो, लाखों टन्स। कुछ लोग कहते हैं 380 मिलियन टन से भी ज्यादा। ये उतना है जितना अर्थ पर सारे इंसानों का वेट। जरा इमेजिन करो, इतना सारा प्लास्टिक हर साल, हर एक साल बनता है। इसमें से बहुत सारा तो सिंगल यूज होता है, एक बार यूज किया और फेंक दिया। इसमें से कितना प्लास्टिक रिसाइकल होता है? जवाब सुन के हैरानी होगी, बहुत कम। ग्लोबली 10% से भी कम। बाकी सब इकट्ठा होता जाता है। यह हमारी जमीन को भर रहा है, हमारे पानी को गंदा कर रहा है। ज्यादातर तो यह एक फेलियर की ही कहानी है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। वो बहुत सीधी साधी जानवर थी। वो खेतों और गलियों में घूमती रहती थी। गांव के लोग उसे जानते थे। वो अक्सर खाने की तलाश में रहती थी। गाय घास और पौधे खाती है, लेकिन गौरी को कुछ और भी मिलता था। उसे मिलती थी प्लास्टिक की थैलियां, जो लोगों ने लापरवाही से फेंक दी थीं। इन प्लास्टिक बैग्स में अक्सर खाने के टुकड़े होते थे। गौरी को खाने की महक आ जाती थी। वो प्लास्टिक और खाने में फर्क नहीं कर पाती थी, तो वो प्लास्टिक की थैलियां भी खा जाती थी। दिन पर दिन वो और ज्यादा निगलती गई। प्लास्टिक उसके पेट में भरने लगा। वो खाना नहीं था। हम अक्सर रिसाइकलिंग के बारे में सुनते हैं। इससे हमें थोड़ा अच्छा फील होता है। हम अपना प्लास्टिक एक स्पेशल बिन में डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि यह कुछ नया बन जाएगा। यह सोच दिल को तसल्ली देती है। बहुत से लोग मानते हैं कि रिसाइकलिंग से प्लास्टिक पॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है। काश यह इतना आसान होता। रिसाइकलिंग का सच इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यह वो जादुई सलूशन नहीं है जिसका हम इंतजार करते हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं। हर प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल नहीं हो सकता। प्लास्टिक के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप्स दूसरों के मुकाबले आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे टाइप्स मुश्किल होते हैं, या फिर उन्हें रिसाइकल करना बहुत महंगा पड़ता है, तो वो आखिरकार लैंडफिल्स में ही जाते हैं। साइंटिस्ट्स हमारे प्लेनेट के लिए वॉचमैन जैसे हैं। वो अर्थ, हवा, पानी सब स्टडी करते हैं, और कई सालों से वो प्लास्टिक के बारे में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। वो देखते हैं जो हम अक्सर नहीं देख पाते। वो समुंदर की गहराइयों में समुद्री जीवों के अंदर प्लास्टिक देखते हैं। उनकी रिसर्च एक बढ़ते हुए संकट को दिखाती है। हमें उनकी चेतावनियों को सुनना ही होगा। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है माइक्रोप्लास्टिक्स। ये प्लास्टिक के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, चावल के दाने से भी छोटे। ये बड़े प्लास्टिक्स के टूटने से या फेस स्क्रब्स जैसे प्रोडक्ट्स से आते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स अब समुंदर में हर जगह हैं। छोटे समुद्री जीव इन्हें खाते हैं, फिर बड़ी मछलियां उन जीवों को खाती हैं। प्लास्टिक फूड चेन में ऊपर बढ़ता जाता है। आखिर में यह हमारी प्लेट्स तक पहुंच सकता है। गैप 2S। साइंटिस्ट्स ने हमारे समुंदरों के बीच में तैरते हुए प्लास्टिक के बड़े बड़े इलाके खोजे हैं। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उनमें से एक है। यह कचरे का, ज्यादातर प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा ढेर है जो पानी की धाराओं में घूम रहा है। यह कोई सॉलिड आइलैंड नहीं है जिस पर आप चल सको। यह एक गाढ़े प्लास्टिक के सूप जैसा है। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां समुंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यह साल 2050 तक हो सकता है। यह सोचकर ही डर लगता है। हमारे खूबसूरत समुंदर
प्लास्टिक के कूड़ेदान बन जाएं। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये एक पॉसिबल सच्चाई है अगर हम अपने अभी के रास्ते पर चलते रहे। जमीनों के बारे में भी सोचो, अगर प्लास्टिक का यूज ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे लैंडफिल्स और भी ज्यादा भर जाएंगे। हमें कूड़ेदानों के लिए और जमीन चाहिए होगी। प्लास्टिक और भी ज्यादा जगहों पर कचरा फैलाएगा। प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, यह हम पर हावी हो सकती है। हम शायद सोचें कि एक अकेला इंसान क्या फर्क ला सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। हर एक छोटा कदम मायने रखता है। हमारे पास चूज करने की पावर है। हम सलूशन का हिस्सा बनने का चूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम का नहीं। होप अभी खत्म नहीं हुई है अगर हम मिलकर काम करें। एक्शन लेने का टाइम अभी है। सबसे पहला बड़ा स्टेप है सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम करना। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं। ग्रोसरी स्टोर से प्लास्टिक बैग्स, हमारे ड्रिंक्स में प्लास्टिक स्ट्रॉस, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, कॉफी कप के लिड्स और प्लास्टिक कटलरी, इन चीजों को ना कहो। इसकी जगह रियूजेबल बैग्स चूज करो। अपनी खुद की वाटर बॉटल और कॉफी कप कैरी करो। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगला, अपने वेस्ट को अच्छे से अलग करना सीखो। ये रिसाइकलिंग के लिए बहुत जरूरी है। पता करो कि आपके एरिया में क्या रिसाइकल हो सकता है। प्लास्टिक आइटम्स को बिन में डालने से पहले साफ करो। खाने के टुकड़े और लिक्विड्स हटा दो। प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब की जरूरत है। इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस बारे में बात करो। जो कुछ तुमने सीखा है वो शेयर करो। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम की गहराई का अंदाजा नहीं है या उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं। एक सिंपल सी बातचीत आंखें खोल सकती है। यह किसी और को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर सकती है। जितने ज्यादा लोग जानेंगे, हम उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। नॉलेज ही बदलाव का पहला कदम है। अगली जनरेशन को एजुकेट करो। बच्चे अक्सर नेचर के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। वो इंसाफ और परवाह को समझते हैं। उन्हें प्लास्टिक के खतरों के बारे में सिखाओ। उन्हें दिखाओ कि कैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना है। घर पर इको फ्रेंडली चॉइसेस करने में उन्हें शामिल करो। वो हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के रक्षक हैं। अगर वो इन वैल्यूज के साथ बड़े होंगे तो वो हमारे शुरू किए हुए काम को जारी रखेंगे।